गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं हूं आपका इतिहास का प्रवक्ता पवन और मेरे संग पढ़ रहे हैं आप अपनी इतिहास की पुस्तक जिसका नाम है भारतीय इतिहास के कुछ विषय। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चैनल का नाम है स्टडी हिस्ट्री विद पवन चौहान। और जब भी मुझे आप सब्सक्राइब करते हैं तो मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती है। और मैं फिर से कह दूं, यदि मेरी वीडियो आप देखते हैं तो मेरी वीडियो से ही आप शॉर्ट नोट बना सकते हैं, और जो आपके लिए किसी भी एग्ज़ाम में बैठने के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं, चाहे वो कम्पिटिटिव हो या फिर आपके अपने क्लास के एग्ज़ाम। चलिए बात कर लेते हैं आपके अध्याय नंबर दूसरा, जिसका नाम है राजा, किसान और नगर। इसमें हमने पढ़ रहे हैं आजकल मौर्यन साम्राज्य के बारे में, और आज क्या विषय रहेंगे उसकी जानकारी बाद में देता हूं, लेकिन इससे पहले हम बात कर लेते हैं प्रीवियस जो हमने पढ़ा था उसके संदर्भ में। भाग नंबर 3 आप तक पहुंच चुका है, और उसमें मैंने जो विषय आपको लेकर चले थे, पढ़ाए थे, उसी से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर मैं आप लोगों से चाहता हूं, ये जानने के लिए कि आप लोगों ने कितने ध्यान से उसको पढ़ा या ध्यान से सुना। चलिए, पहला रिक्त स्थान ये रहा। चाणक्य द्वारा रचित पुस्तक का नाम बताएं। क्या नाम था? चाणक्य ने पुस्तक लिखी, उसका नाम था अर्थशास्त्र। बहुत इंपॉर्टेंट है, राजा के संदर्भ में, मंत्रियों के संदर्भ में, और प्रजा के लिए किस तरह से काम करने चाहिए, सारी चीज़ें उसमें, राजनीतिक तौर पर जो है राजा कैसे होने चाहिए, ये सारा विषय अर्थशास्त्र में आप पढ़ सकते हैं। दूसरा ये रहा, चंद्रगुप्त ने पहली विजय 322 ईसा पूर्व में किस पर पाई थी? सबसे पहली मगध पर नहीं थी, वो 321 में थी, लेकिन 322 में भारत का ऐसा कौन सा राज्य था जिस पर विजय हासिल करी थी? तो सही उत्तर है पंजाब। बिल्कुल, पंजाब पर पहली विजय हासिल करी थी। उसके पश्चात तीसरा ये रहा, चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस निकेटर की तरफ से डैश हाथी भेंट स्वरूप मिले थे। सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध, जिसमें जिसमें विजय होना चंद्रगुप्त मौर्य का अपने आप में बहुत बड़े अचंभे की बात थी, और उससे सेल्यूकस निकेटर ने उसे भेंट स्वरूप 500 हाथी जो है दिए थे। और 500 हाथी मतलब बहुत बड़ी संख्या थी, और इन हाथियों के बलबूते पर हम बहुत बड़ा कार्य जो है अपने विकास का हो, चाहे किलाबंदी करना हो, बड़े बड़े पत्थरों को खींचना हो, बहुत सारे और युद्धों को जीतना हो, तो हाथी बहुत उस समय काम आते थे। चौथा आता है, चंद्रगुप्त मौर्य ने डैश को नहीं जीता था। ऐसी कौन सी जगह थी जो चंद्रगुप्त मौर्य ने नहीं जीती थी? और वो इस जगह था उड़ीसा का, जो आज का, तो आपको मालूम है क्या? बिल्कुल सही बोला, यह है कलिंग प्रांत। पांचवा ये रहा, बिंदुसार की डैश पत्नियां और डैश संतानें थी। बिंदुसार की कितनी पत्नियां थी? 16 पत्नियां और 101 संतानें थी। 101 याद रखने योग्य बात है। उसमें से अशोक भी शामिल था, और सबसे बड़ा पुत्र सुसिम भी शामिल है। अब आता है सिक्स्थ, बिंदुसार का सबसे बड़ा पुत्र डैश था। अगर आपको मालूम होगा तो आप बता सकते हैं। अभी मैंने बताया था, सही उत्तर है सुसिम। सातवां ये रहा, अशोक ने डैश भाइयों की हत्या करके राज सिंहासन प्राप्त किया था। कितने भाइयों को मारा था? देखिए, ये बहुत बड़ा उस समय जो है, जब भी आपका राजा खत्म होता था या मृत्यु हो जाती थी, जो भाई लोग थे वो आपस में बहुत लड़ते थे और एक दूसरे को काट देते थे। तो वैसा ही अशोक ने किया था, तो 99 भाइयों को मारा था, कत्ल किया था। आठवां ये रहा, कलिंग का युद्ध सम्राट अशोक और कलिंग के राजा, उनका नाम आपको बताना है, जो 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। तो उनका नाम था, याद रहेगा, बिल्कुल सही है, अनंत पद्मा नाभन। तो ये रहा। नौवां ये रहा, कलिंग के युद्ध में डैश सैनिक और असैनिक लोग मारे गए थे। कितनी संख्या थी उनकी? लगभग 1 लाख लोग। बिल्कुल सही उत्तर है। और 10वां ये रहा कि कलिंग मौर्य साम्राज्य का डैश प्रांत था। कलिंग मतलब अशोक से पहले उसे जो है अपने उत्तराधिकारी के तौर पर जो है जो प्रांत मिले थे वो 4 थे, और कलिंग को मिलाकर बन गए थे 5। तो 5वां जो कलिंग प्रांत था, तो 5वां प्रांत बना। क्लियर है? तो ये था पिछली वीडियो का जो आपने सही उत्तर दिए 10 के 10। इसका मतलब आपने बड़े ध्यान से मेरी वीडियो को सुना था। चलिए बात कर लेते हैं अब भाग नंबर 4 में, और आज भी हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जो पढ़ रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम मौर्य प्रशासन, कैसे थे शासक, वो झलकता है मौर्य प्रशासन से। प्रशासन अच्छा होगा तो इसका मतलब राजा बहुत अच्छे थे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और उनमें
तीसरी पीढ़ी अशोक की बात हम करेंगे। हम चंद्रगुप्त मौर्य की बात आज नहीं करने वाले, ना बिंदुसार की बात करने वाले हैं। मैक्सिमम आज हम बात करेंगे अशोक के धर्म के बारे में, जिसे धर्म कहा जाता था। अशोक ने भी एक धर्म चलाया था, वो कैसा था उसके बारे में जान पाएंगे। चलिए, सबसे पहले मौर्यन साम्राज्य। मौर्य जितने भी शासक हुए उन्होंने एक ही परंपरा, एक ही तरह का प्रशासन जो है वो रखा। ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि किसी भी प्रशासन की वो कड़ी जहाँ पर जिसकी नींव चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा या कौटिल्य के द्वारा रखी गई थी, वो बहुत महत्वपूर्ण था। बहुत महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण कि आगामी वर्षों में केवल या शताब्दियों की बात करें हम, कई शताब्दियों तक इसी प्रशासन का जो ढर्रा था वो चलता रहा, क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत परिवर्तन के साथ ये कंप्लीट या इसी तरह से चलता रहा। तो इसका मतलब मौर्य प्रशासन की नींव जो थी चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य के द्वारा रखी गई थी, वो उच्च कोटि की थी। ठीक है, अब आता है केंद्रीय शासन प्रबंध। जैसे कि भारतवर्ष के शासन की बात करें तो हमारा काम केंद्रीय सरकार से शुरू होता है, जिसमें सबसे बड़े जो है वो आते हैं राष्ट्रपति, फिर आते हैं प्रधानमंत्री, फिर आते हैं उनके मंत्रीगण। तो इसी प्रकार से उस समय केंद्रीय प्रशासन जो हुआ करता था वो राजा होता था। क्लियर है, सबसे बड़ा जो केंद्र का जो मुखिया होता था वो कौन होता था? राजा। तो सर्वोच्च अधिकारी होता था, गद्दी पैतृक होती थी, पिता के पश्चात जो बेटा बैठता था, लेकिन कौन बैठेगा कौन सा बेटा ये जो है नहीं मालूम होता था, इसलिए आपस में घरेलू लड़ाइयाँ शुरू हो जाती थी। असीमित शक्तियों का मालिक होता था, असीम शक्तियाँ, जो उसने कह दिया वो अंतिम निर्णय और उसका मानना ही पड़ता था। तो असीम शक्तियाँ, वो जो चाहे वो कर सकता था। सर्वोच्च सेनापति, सेना का सबसे बड़ा अधिकारी राजा खुद ब खुद होता था। किसी भी तरह की सेना वो राजा के ही हाथ में होती, उसके संदेश से ही सारे कार्य चलते थे। सर्वोच्च न्यायाधीश, सबसे बड़ा न्यायाधीश भी वही होता था, जो उसने निर्णय सुना लिया वो अंतिम माना जाता, तो उसके बाद कहीं भी अपनी गुहार नहीं कर सके, उसी अंतिम निर्णय, सबसे बड़ा निर्णय। शक्तियां किसी तानाशाह से कम नहीं थी, बिल्कुल तानाशाह, मतलब जो कह दिया वो कह दिया, जो करना है वो कर दिया, तो तानाशाही। लेकिन ये तानाशाही होने के बावजूद भी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं। ऐसा नहीं कि मेरे पास सबसे बड़ी ताकत है। आज देखिए दुनिया में बहुत सारे लोग, एग्जाम्पल आपको ऐसे मिलेंगे कि जो तानाशाह बन बैठे हैं, कि सोचते हैं कि धरती के ऊपर जन्म लिया, अब हम मरेंगे नहीं और हम जो चाहते हैं वो करेंगे ही, क्योंकि उनके पास शक्तियाँ हैं। जबकि मॉडर्न्स लोगों से सीखने की आवश्यकता है कि उस समय जब पैदल चलते थे लोग, घोड़ों पर चलते थे, उस समय उन्होंने बहुत बड़े साम्राज्य पर शासन किया, लेकिन उन्होंने उसका घमंड नहीं किया, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं किया। ये बड़ी बात है। तो प्रजा के सुख में ही अपना सुख समझना, ये कल्याण का जो कार्य समझना, ये उनके रग में जो है वो रहता था। और इसके पीछे जो कारण था वो था किसकी शिक्षा? उनके गुरु कौटिल्य की शिक्षा। फिर ख आता है राजा के पश्चात, वो आता है मंत्री परिषद। जैसे मोदी जी आए और उसके बाद जो है उनके मंत्री। तो मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री के बाद मंत्री परिषद। राजा हो गया प्रधानमंत्री एक तरह से, और मंत्री परिषद में प्रशासन की सुविधा के लिए क्यों किया जाता है? मंत्रियों को नियुक्त किया जाता है कि जो है अलग अलग विभागों का कार्य जो है अलग अलग मंत्री के पास दे दिया जाए। उससे क्या होता है? कार्य बहुत जल्दी और अच्छी तरह से होता है। केवल राजा उसके ऊपर जो है अपनी नज़र गड़ाए रखता है कि कहीं गलत तो नहीं हो रहा है। तो इसलिए जो है ये तरीका बड़े सदियों से ही चला आ रहा है, मौर्यन काल से, तो ये आज भी व्यवस्था स्थापित है। तो उस समय मंत्री जो नियुक्त किए जाते थे, याद रखना, योग्य और ईमानदार, उस पद के लिए योग्य होने चाहिए, ईमानदार होने चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट जो माना जाता है। तो मंत्री अपने अपने विभाग के जो है वो क्या होते थे? मुखिया होते थे, और वो राजा को उस विभाग से संबंधित जो है अपना परामर्श देते थे। जैसे कि कोई पुरोहित है तो वो धार्मिक मामलों का जितना भी परामर्श है वो उनको देता था। ठीक है, अगर वो वित्त मंत्री है तो आय और व्यय की बात करेगा, है ना। तो इसी प्रकार से जो है पहला जो मंत्री था उसका नाम था प्रधानमंत्री। सबसे नज़दीक राजा के पास गद्दी लगाकर बैठने वाला व्यक्ति जो है वो प्रधानमंत्री होता था। उसमें प्रधानमंत्री कहा जाता था, और ये राजा का परामर्शदाता होता था। किसी भी कार्य में किसी भी प्रकार का परामर्श वो दे सकता था। ठीक है, और सभी विभागों पर इसकी नज़र जो है वो रहती थी। क्लियर है। तो इस तरह से प्रधानमंत्री, और उस समय कौन थे? चंद्रगुप्त के समय थे कौटिल्य इस पद के ऊपर। फिर दूसरा आता है वो है पुरोहित।
राज्य का एक पुरोहित, क्योंकि पुरोहितों को बड़े सम्मान दृष्टि से देखा जाता था, सबसे ये कहें कि बहुत ये शिक्षित होते थे, इसलिए से शिक्षा का बहुत सम्मान होता था उस समय। तो पुरोहित को दूसरा स्थान प्राप्त था और पुरोहित से धार्मिक मामलों के जितने भी परामर्श होते थे वो पुरोहित से ही लिए जाते थे। ठीक है। तीसरा आता है सेनापति। सेनापति जो है सेना का सबसे बड़ा जो अधिकारी होता था, मुखिया होता था, चाहे युद्ध करना हो, संधि करना हो, इस विषय पर राजा से सलाह करता था। नए सेना रखनी हो, सेना अधिकारियों को जो है उनके पदों से जो है मुक्त करना है या उन्हें ऊंचे पद देना, ये सभी प्रकार की सलाह जो है, सेना को वेतन देना है, ये सारे कार्य जो है सेनापति के होते थे। लेकिन किसके? राजा के सहयोग से, राजा के साथ वो सलाह लेंगे राजा से। राजा की सलाह के बगैर कोई भी कार्य नहीं होता था, चाहे जो मंत्री हो उनको राजा से ही संदेश मिलता था। चौथा आता है सनिधाता। ये जो सनिधाता था ये राज्य का कोषाध्यक्ष होता था, जो वित्त मंत्री की बात करते हैं। जितना भी आय व्यय का जो हिसाब किताब था वो सनिधाता ही रखते थे। पांचवा आता है समाहर्ता। ये जो है सर्वोच्च अधिकारी थे कर के, कर लगाना। ठीक है, किसी के ऊपर कर लगाना, इसका कार्य जो है वो किसका होता था? समाहर्ता होता था। दंडपाल, ये पुलिस विभाग का प्रमुख होता था, पुलिस विभाग का मुख्य। राज्य में उस समय कोतवाल, काफ़ी समय के बाद उसको कोतवाल भी कहा जाने लगा। तो दंडपाल जो होते थे, जो दंड देने वाले होते थे, और ये पुलिस विभाग का मुख्य होता है। पूरे राज्य में शांति बनाए रखना और अपराधियों को दंड देना, ये इसका कार्य होता था। दुर्गपाल, दुर्ग का मालिक या किले की रक्षा करने वाला दुर्गपाल। आठवां अमात्य, न्याय और प्रशासकीय मंत्री। प्रशासन से संबंधित जितने कार्य होते थे उसके पास होते थे। न्याय देना ये भी जो है अमात्य का काम होता था, छोटी न्यायालय जो है इसके अधीन होती थी। नवा आता है करमांतिक, ये कारखानों की देखभाल करने वाला होता था। और द्वारिक का मतलब हुआ गृह मंत्री के लिए, ठीक है, होम मिनिस्टर। तो इस प्रकार के मंत्री उस समय रहा करते थे, जो अपने अपने विभागों का कार्य देखते थे। ये आ गया केंद्र में। अब आता है केंद्र के बाद प्रांत, क्योंकि जैसे पूरा भारत है उसको आगे जो है वो बहुत सारे राज्यों में विभाजित किया गया है। 28 राज्य है भारतवर्ष में, तो वैसे ही उस समय भी प्रांतों में विभाजित किया जाता था। और इन प्रांत जो संख्या थी उस समय चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में 4 प्रांत थे। फिर एक प्रांत जो है कलिंग अशोक के शासनकाल में और बन जाता है, तो बन जाते हैं कुल 5 प्रांत। तो जो प्रांत का जो मुखिया होता था, हेड होता है, वो कुमार कहलाता था। और प्रायः इसमें राजकुमार ही नियुक्त किए जाते हैं। राजा के जो बेटे होते थे या फिर उनके ही कुल से माने जा कोई भी योग्य होता था, उसे जो है इस पद पर रखा जाता था। तो ये कुमार कहलाते थे। क्लियर है। और उसका कार्य क्या होता था? शांति व्यवस्था बनाए रखना। एक राजा की तरह ही वो अपने प्रांतों में रहता था। क्लियर है। उस समय जो 5 प्रांत कौन कौन से थे? एक था मगध प्रांत, जो राजधानी हुआ करती थी पाटलिपुत्र, उसकी बात हम करें, उसे कहते थे मगध प्रांत। तो इस पाटलिपुत्र पर सीधे ही जो नियंत्रण होता था वो, जैसे कि चंद्रगुप्त पहले हुए तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है उसके सीधे अधीन ही रहते थे, तो राजा के अधीन में रहता था मगध प्रांत। फिर उत्तर पश्चिम प्रांत में की बात करें तो उत्तर पश्चिम प्रांत में जो थे, ये दूसरा प्रांत हुआ उत्तर और पश्चिम की तरफ। याद होगा आपको, जिसमें कंधार जो है का नाम भी आता था, पेशावर वाला जो इलाका है जो अफगानिस्तान हिंदुकुश पर्वत तक पहुंचता था, तो उसकी राजधानी का नाम था तक्षशिला। याद रखना, राजधानी का नाम था तक्षशिला। तीसरा है पूर्वी प्रांत। पूर्वी प्रांत की जो राजधानी थी उसका नाम था उज्जैनी या उज्जैन। दक्षिण प्रांत की बात करें तो दक्षिण प्रांत की राजधानी का नाम था स्वर्णगिरी, जिसका मतलब है सोने की पहाड़ी या सोने का पहाड़। और पांचवा था कलिंग प्रांत, जो सुदूर जो है पूर्व की तरफ आता था, तो उसका नाम था, राजधानी का नाम था तोशली। तो ये 5 प्रांत उस समय होती थी और उसका देख रेख करने के लिए कौन होता था? कुमार होता। सबसे बड़ा अधिकारी जो है होता था कुमार, और उसकी सहायता के लिए उसी प्रकार से वो अपने प्रांतों में भी मंत्रियों को नियुक्त करता था। फिर आता है जिला प्रबंध। प्रांत आगे जो है किसमें? जिला में विभाजित होता है, जैसे कि आजकल भी है। लेकिन उस समय जिला नहीं कहा जाता था, उसमें कहा जाता था जनपद। क्या कहा जाता था? जनपद। और जनपद का जो बड़ा अधिकारी था उसे प्रादेशिक कहा जाता था, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता था, आज की डेट में होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो उसे कहा जाता था प्रादेशिक।
और इसी प्रादेशिक सहायता के लिए जो है वो 2 और बड़े अधिकारी नियुक्त किए जाते थे, जिनका नाम था राजुक और एक था युक्त। राजुक क्या होता था, ये जो है कृषि योग्य जो भूमि होती है उसका सर्वेक्षण करना और लगान निर्धारित करना, ये इसका कार्य होता था। एक युक्त होता है जो क्लर्क का काम करता था। तो इस प्रकार के अधिकारी जिला के प्रबंध के लिए नियुक्त किए जाते थे। फिर तीसरा आता है नगरों का प्रबंध। उसके बाद जिला जो है नगरों में विभाजित थे, म्यूनिसिपल कमेटी जिसकी बात करते हैं। तो बड़े जो नगर उस समय हुआ करते थे उनके नाम भी आपको याद रखना पड़ेगा, पाटलिपुत्र, तक्षशिला, कौशाम्बी, उज्जैन, ठीक है, जो राजधानियां हुआ करती थी, ये बड़े नगर उस समय हुआ करते थे। तो इसके मुखिया जो है वो नगर अध्यक्ष कहलाते थे। इनकी सहायता के लिए जो 30 सदस्यों की एक समिति नियुक्त होती, याद रखना 30 सदस्यों की एक समिति नियुक्त होती थी और इसके 6 विभाग थे। 6 विभाग में क्या होता था, प्रत्येक विभाग में 5 व्यक्ति होते थे, 5 6 5 30, तो 30 जो है कुल सदस्य और 6 विभाग, और 6 विभाग में 5 सदस्य जो है होते थे। तो प्रथम जो विभाग या समिति जो होते थे वो क्या था, शिल्पी और कारखानों की देखरेख करना इसका कार्य होता था। दूसरी जो समिति होती उसका कार्य होता था भारत में निवास कर रहे अथवा व्यापार करने के लिए विदेशी जो आते हैं उनकी रक्षा करना, वो क्या चाहते हैं उनकी सुविधाओं का ख्याल रखना, ये दूसरा जो है समिति का काम था। तृतीय समिति का जो काम था वो था जन्म और मृत्यु का रिकॉर्ड रखना, जो आज भी उसी तरह से ये रिकॉर्ड रखे जाते हैं। चौथा विभाग है कि व्यापार के संबंध में नियम बनाना और उन्हें क्रियान्वित करना, व्यापार कैसे होना चाहिए, उसके लिए क्या नियम होना चाहिए और उनको क्रियान्वित करवाना भी उन्हीं का ही कार्य था। पांचवा विभाग होता था कारखानों में बनने वाली वस्तुओं का निरीक्षण करना, क्या वो अच्छी बन रही हैं, मिलावट तो नहीं हो रही है, और यदि ऐसा है तो उन अधिकारियों को कठोर दंड देना, ये पांचवा विभाग था। और छठा विभाग था वो बने हुए माल की बिक्री का जो कर है उसे एकत्रित करना। आज भी जो है अगर आप कोई चीज़ वस्तु खरीदते हैं तो उसके ऊपर कर लगता है, टैक्स लगता है, तो उस समय भी टैक्स लगता था। तो ये छठा विभाग होता है, यह नगरों के प्रबंध के लिए। क्लियर हो गया। उसके बाद आता है स्थानीय प्रबंध, अंतिम जो आता है वो आता है स्थानीय प्रबंध। जिलों अथवा जनपदों को आगे कई गाँव में विभाजित किया गया था। अब 5 और 10 को मिलाकर जो है जो गांव होते थे उनमें गोप और स्थानिक इन संयुक्त गांव के 2 मुख्य अधिकारी होती है। इन 5 और 10 जो गांव को मिलाकर जो है एक अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं, 2 मुख्य अधिकारी नियुक्त किए जाते थे, गोप और स्थानिक। तो गोप का जो कार्य होता था वो भूमि और कृषि से संबंधित सारे रिकॉर्ड रखना, और स्थानिक का कार्य होता था भूमि पर लगान इकट्ठा करना। ठीक है, ये गाँव की बात कर रहे हैं हम। 5 और या 10 गाँव को मिलाकर जो 2 अधिकारी नियुक्त किए होते, गोप और स्थानिक। तो गांव का जो मुखिया होता था उसे ग्रामिक कहा जाता था। ये भी कई बार पूछा जाता है, गांव का मुखिया मौर्य काल में क्या कहलाता था, ग्रामिक कहलाता था। उसकी सहायता के लिए पंचायत होती थी, जैसे आज भी है। तो ये पढ़ा हमने मौर्य काल के प्रशासन का ढांचा कैसा था, नीचे सबसे छोटी इकाई गांव तक, केंद्र से लेकर गांव तक। क्वेश्चन आपसे अलग अलग तरह से पूछे जा सकते हैं, केंद्रीय पूछा जा सकता है। तो इसके बाद जो है अब आता है कुछ और भी प्रबंध शामिल थे, जैसे कि वित्तीय प्रबंध की बात कर लेते हैं। कई बार 3 नंबर का पूछा जा सकता है, या गुप्तचर व्यवस्था, सैनिक प्रबंध या न्याय प्रबंध। इसलिए जल्दी से वित्तीय प्रबंध में क्या होता था कि मुख्य जो साधन था वित्तीय का, आय का साधन था, वो मुख्य स्रोत था भूमि कर। जो करो भूमि कर जो 2 तरह से लिया जाता था। जो फर्टाइल लैंड होती थी उससे 1/4 लिया जाता, जो कम उपजाऊ भूमि थी उससे 1/6 जो हिस्सा लिया जाता था। कम उपजाऊ उससे कम और जिस ज़्यादा है उससे ज़्यादा लिया जाता था। ठीक है, इसके अलावा और भी कर थे, जैसे कि चुंगी कर है, जुर्माना है, उपहार है, या व्यवसाय पर, वनों पर, खानों पर तथा अमीरों पर लगाया गया टैक्स, ये सारे उसमें शामिल थे। राज्य की आय को जो है क्या उससे क्या किया जाता था, जो आय मिलती थी उससे राजा हो, मंत्री हो, सैनिक हो, राज्य के कर्मचारी है, ये उनकी जो है आय या उनका जो मेहनताना होता था वहाँ से मिलता। सिंचाई करना हो, दान, सड़कें बनाना, अस्पतालें, जन कल्याण के कार्य, ये सारे कार्य जो उसी से किए जाते थे, जैसे कि आज भारतवर्ष में या किसी भी देश में किया जाता है। जो भी आय, जो टैक्सेस जाते हैं उन्हीं से ही आगे के कार्य जो है, सुविधाएं आप तक पहुंचती है, कार्य होते हैं। न्याय प्रबंध, न्याय के लिए पहले बात हो चुकी है कि जो मौर्य के जो राजा थे वो न्याय प्रबंध के लिए बहुत जो है विख्यात थे। मेगास्थनीज जो है हुआ, उन्होंने अपने मौर्य काल के न्याय को बहुत सराहा है, बहुत प्रशंसा की है। तो राजा जो है न्यायप्रिय थे। अलग बात है उनकी जो पास असीम शक्तियाँ थी, लेकिन फिर भी क्या थे,
अन्याय नहीं करते थे, न्यायप्रिय जो है वो शासक थे। यहाँ गलती से हो गया, अन्यायप्रिय, ये न्यायप्रिय है। राज्य भर में न्यायालय जो स्थापित थे, राजा का निर्णय जो है अंतिम माना जाता था। अपराधियों को कठोर दंड मतलब मृत्यु दंड भी दिया जाता था, और चोर डकैती के लिए जो कई बार हाथ या पांव भी काटे जाते थे। छोटे अपराधों के लिए जुर्माना लगाया जाता था, और इसलिए अपराध जो है कम से कम जो है हुआ करते थे। माना जाता है कि उसमें घर लोग जो है खुले छोड़ के चले जाते थे, दरवाजे नहीं होते थे कई घरों में, तो इस प्रकार से चोरियां जो है वो नहीं हुआ करती थी, ऐसा मैगस्थनीज लिखता है। फिर आता है गुप्तचर प्रबंध, जो सबसे इंपॉर्टेंट था मौर्यन काल। अगर मौर्यन काल का जो प्रशासन है वो सफल रहा तो किसके कारण? गुप्तचर व्यवस्था के कारण। ये जो प्रबंध था ये बहुत बढ़िया था। साम्राज्य के भीतर और बाहर की जितनी भी खबरें होती थी वो राजा तक जो है पहुंच जाती थी। और ये जो गुप्तचर होते थे ये भी दो तरह के होते, एक संस्था कहा जाता था और एक जो संचार व्यवस्था। वो गुप्तचर जो एक जगह रहकर जो कार्य करते थे, एक जगह बैठकर कार्य करते थे, उन्हें कहा जाता था संस्था। जबकि कुछ गुप्तचर जो है चारों ओर फैले हुए होते थे, देश और विदेश, बाहर भी, साम्राज्य से बाहर भी और साम्राज्य के अंदर भी, तो उन्हें संचार कहा जाता था। ठीक है, संचार, उन्हीं के नाम पर आज संचार के साधन पड़ा है आपके बहुत सारे, चाहे मोबाइल्स है चाहे टेलीफोन्स है, तो ये शब्द जो है संचार वहाँ से आया है। क्लियर है, संस्था और संचार। और इस कार्य में स्त्रियां और पुरुष दोनों ही निपुण थे, और स्त्रियां ज़्यादा जो है अच्छी तरह से इस कार्य को कर पाती थी। सैनिक प्रबंध, ये भी मालूम है, थोड़ा आपको पढ़ चुके हैं, लेकिन अब पढ़ेंगे डिटेल में कि उस समय विशाल सेना जो है मौर्यन काल में हो चुकी थी। कुल संख्या थी लगभग 7 लाख के करीब, 6,90,000 के करीब। उनमें से पैदल, घुड़सवार, हाथी और रथ सारे शामिल थे। अच्छा वेतन दिया जाता, और वेतन की बात करें तो सैनिक की बात करें, सैनिक को 500 पर्ण जो है वो चांदी के सिक्के हुआ करते थे, तो 500 पर्ण जो है वो एक सैनिक को दिया जाता था। सेनापति को 48,000 पर्ण दिया जाता था। सोचिए जरा उस समय कितनी जो है वो ऊंची वेजेस थी, लोगों को दिया जाती, सैनिकों को दी जाती थी। जो मुख्य शस्त्र होते थे उनमें तीर कमान है, तलवारें हैं, त्रिशूल है, ढाले हैं या भाले हैं, ये जो है दिए जाते थे। वीरता दिखाने वाले सैनिकों को उसमें पुरस्कृत भी किया जाता, पुरस्कार भी दिया जाता, सम्मानित किया जाता था, जो आज भी इसी तरह से चला हुआ है। तो ये आ गया सैनिक प्रबंध। अब बात करेंगे हम दूसरे बड़े विषय की, और वो विषय है अशोक का धर्म, या अशोक का धम आता है ज़्यादातर, अशोक का धम। धम का मतलब हुआ धर्म। अशोक जो है महान उसके साथ जुड़ता है, तो कहीं ना कहीं उसने आने वाले समय में कलिंग के युद्ध के पश्चात जिस नीति को अपनाया, उस नीति पर चलते हुए उसने एक नए धर्म का इजाद भी किया था, जिसको जानना बहुत जरूरी है। ये जो धर्म था बौद्ध धर्म से बिल्कुल अलग था, याद रखना। बौद्ध धर्म का भी उसने बहुत प्रचार किया, लेकिन उसका अपना भी एक धर्म था, और वो धर्म जो है बौद्ध धर्म से बिल्कुल अलग था। धर्म को आरंभ करने के पीछे अशोक की जो मंशा क्या थी, उद्देश्य क्या था, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसका उद्देश्य था कि जो विभिन्न धर्मों के लोग उस समय से क्योंकि भारतवर्ष विभिन्न धर्मों के लोग बड़े पहले से ही रहते आए हैं, तो वो चाहता था कि इनमें एकता बनी रहे। विभिन्न जातियां थी और विभिन्न धर्म थे, तो उनमें एकता स्थापित बनी रहे, इसलिए उसने अपने इस धर्म को ईजाद किया था। और इसमें क्या था, इसमें सबसे पहली जो शिक्षा थी वो था बड़ों का सम्मान। वास्तविक अगर देखा जाए, धर्म जो है हमें दाढ़ी से नहीं बनता, हमारे बाल केस रखने से नहीं बनता है। हमारा जो धर्म बनता है वो होता है बड़ों का सम्मान। माता पिता, गुरुजनों, ब्राह्मणों या संबंधियों, मित्रों आदि को जो भी बड़े हैं उनका सम्मान होना ही चाहिए। ठीक है, चाहे ऋषि लोग हैं, उन सबका जो है वो सम्मान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो सम्मान है जब आप किसी बड़े को देते हैं, तो उस सम्मान को देती बार ये भी ज़रूरी होता है कि एक दिन आप भी उस एज में आएंगे, तो आपका सम्मान भी तब किया जाएगा जब आप दूसरों को सम्मानित करेंगे। तो इसलिए पहली शिक्षा बहुत ही पड़। दूसरी, छोटों से प्रेम, कि ऐसा नहीं है कि बड़ों को तो आप सम्मान दे रहे हैं लेकिन छोटों को आप सम्मान दृष्टि से नहीं देख रहे हैं, सम्मान पूर्वक नहीं देख रहे हैं और प्रेम भाव से नहीं देख रहे हैं, तो छोटों से प्रेम करना जो है ये बड़ों का कर्तव्य बन जाता है। ये उन्होंने दूसरी शिक्षा दी। चाहे माता पिता हो, चाहे गुरु हो, सभी को जो है वो दूसरों के साथ प्रेम भाव से रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दूसरी शिक्षा।
तीसरा आता है सत्य। अशोक चाहता था कि मनुष्य को सदैव सत्य बोलना चाहिए। उसने सत्य को नैतिक जीवन का रतन माना और सत्य के बिना धर्म केवल एक ढोंग मात्र रह जाता है। बिल्कुल सही बोला। जो व्यक्ति सत्य नहीं बोलता है वो केवल ढोंग दिखाता है और ढोंग जो है वो धर्म नहीं हो सकता है। तो सदैव सत्य बोलना ही धर्म है। ये तीसरा उसने आपको शिक्षा दी। अशोक के धर्म की बात हम कर रहे हैं। तीसरा कहा अहिंसा। किसी भी तरह की हिंसा, उसने अपने जीवन में बड़ी हिंसा देख चुका था। इस हिंसा के पश्चात ही उसने अपने इस धर्म के रास्तों को अपनाया था। तो अच्छी भली भांति से जानता था। उसने कहा कि जीव को कष्ट देने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं। किसी भी जीव को जो है निर्ममता से मारना ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उन्होंने 56 डेज 56 दिन ऐसे निश्चित किए जो कभी भी किसी के मन में ना भाव हिंसा का आना चाहिए, ना ही किसी पशु का वध होना चाहिए। ये निश्चित किया अशोक ने। और यही नहीं, उसने पशुओं की देखरेख के लिए अस्पताल भी बनाया। मनुष्य के लिए तो बनाए, पशुओं के लिए भी बनाया। तो कितना अहिंसा का भाव उसके मन में था, गहराई में। पांचवा आता है दान। और दान के बारे में वो सबसे बढ़िया कोटेशन देता है। वो कहते हैं कि सबसे अच्छा दान वो है जब कोई गुरु जो है शिष्य को जो है अज्ञान से ज्ञानता की तरफ जो ले जाता है। ये सबसे बड़ा दान जो है उसने कहा है। और दान देने से क्या होता है, जीवन और अगले जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। फिर छठा आता है पवित्र जीवन, कि पवित्र जीवन जियो, सादा और पवित्र जीवन जिसमें दूसरों के लिए जो है वो प्रेम हो। कभी भी झूठ, अहंकार, ईर्ष्या और क्रोध मन में ना आए, ऐसा पाप ना आए। तो वो कहता है मनुष्य वही पापी होता है जिसके मन में क्या होता है, झूठ, अहंकार, ईर्ष्या और क्रोध। मनुष्यों की इन बुराइयों से हमेशा दूर रहना चाहिए। जब आप ऐसा कर पाएंगे तो वो कैसा जीवन होगा, पवित्र जीवन। सातवां उन्होंने कहा सच्चे रीति रिवाज। व्यर्थ के रीति रिवाज छोड़कर, आडंबरों को छोड़कर। कैसे आडंबर, जन्मदिन, विवाह, व्रत, तीर्थ यात्रा, ये सब उसने आडंबर कहे, ये सब बेकार है। तुम करो तो क्या करो, सच्चे रीति रिवाज करो। बड़ों का आदर, यह है रीति रिवाज। छोटों से प्रेम, दान करना, दया रखना सबके प्रति, सभी धर्मों का सम्मान करना, सच्चे रीति, ये उन्होंने कहा सच्चे रीति रिवाज, इन पर विश्वास करना। आठवां आ गया धार्मिक सहनशीलता, कि तुम धर्म को, अपने ही धर्म को सम्मान दो, ये गलत। तुम दूसरे के धर्म का भी आदर करो तो तुम जो है ज्ञान के जो है वो मालिक हुए। तुम्हें अज्ञानता नहीं ज्ञानता की तरफ बढ़ना है। तुम जिस धर्म को लेकर चले हो ठीक है, उसका सम्मान तो करो, लेकिन दूसरे धर्मों का भी सम्मान करे। यही महानता होनी चाहिए। इसको कहा गया धार्मिक सहनशीलता, सहन करने की आदत दूसरे धार्मिक लोगों को भी। नहुआ आया कर्म सिद्धांत। अशोक का कर्म सिद्धांत में बहुत दृढ़ विश्वास था कि तुम जैसा कर्म करोगे तुम वैसा ही फल पाओगे, जैसा बीज बोओगे तुम वैसे ही फसल पाओगे। तो ये ठीक है कि बेहतर है कि अगर तुम अच्छे काम करोगे ना तो आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा, अच्छा लगेगा। तुम गलत करोगे तुम्हारा दिल कचोटेगा, रात को तुम सो नहीं पाओगे। तो तुम जिस स्वर्ग की जो है अनुभूति करते हो, मैं तो कहता हूँ वो स्वर्ग यही मिलता है। और अगर उस स्वर्ग की प्राप्ति का अगर तुम्हें अंश मात्र का जो है वो यही देखना है तो कभी अच्छे कर्म के देखिए, आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा, बाग बाग हो जाएगा। और उस व्यवस्था को मैं कहता हूँ स्वर्ग की अनुभूति होना। तो अशोक ने कहा कि तुम अपने अच्छे कर्म करो और स्वर्ग तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, जिसकी कल्पना आज से हम पहले से करते आए। तो ये 9 सिद्धांत जो अशोक ने दिया, और कितना अच्छे सिद्धांत थे ये, एक राजा के द्वारा दिए गए अपनी प्रजा को, और प्रजा ने इसे सहर्ष स्वीकार किया क्योंकि राजा ने खुद उसे अपनाया था, अपने जीवन में अपनाया था, इसलिए प्रजा ने भी अपनाया। और इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि राम राज्य की स्थापना जो है वो अशोक के शासनकाल में रही, और इसलिए अशोक को महान कहा जाता है। कितनी अच्छी कल्पना है ना। तो ये है धर्म जिसकी बात हमेशा होनी चाहिए आदमी रहते हुए। अब बात करते हैं अंतिम लाइंस की। आज का विचार, अनपढ़ व्यक्ति को शिक्षित करके उसे अज्ञान से, अंधकार से निकालना ही सबसे बड़ा दान है। किसने कहा? अशोक महान। तो गुरु जो है वो अपने बच्चों को अज्ञानता से ज्ञानता की तरफ ले जाता है और ऐसा रास्ता दिखाता है जिस पर चलकर वो अपना ही तो भला करता है, दूसरों का भी भला जो है
हो जाता है, स्वतः ही हो जाता है। तुम भी ऐसा ही करो और बड़े होकर दूसरों के लिए जो है अच्छे मार्ग प्रशस्त करो। इन्हीं अच्छे शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। आप मुझे ध्यान से सुनते हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।